नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मुग़ल-ए-आज़म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे पॉपुलर और फेमस फ़िल्मों में एक मानी जाती है। यह एक ऐसी कल्ट क्लासिक फ़िल्म थी कि जिसके कंप्लीट होने में करीब 16 साल लगे थे। तो आप सोचिए कि 16 साल एक अच्छा खासा समय होता है, कितनी सारी चीज़ें बदल जाती हैं। इस फ़िल्म के डायरेक्टर थे के आसिफ़। इनका पूरा नाम था कमरुद्दीन आसिफ़ और ये उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले से थे। इन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 फ़िल्में बना पाई थीं। एक फ़िल्म थी फूल जो 1945 में रिलीज़ हुई थी और दूसरी फ़िल्म थी मुग़ल-ए-आज़म। इसके अलावा 1-2 फ़िल्मों का और भी इन्होंने निर्माण किया था, लेकिन किसी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। दोस्तों, डायरेक्टर के आसिफ़ को मुग़ल-ए-आज़म फ़िल्म बनाने का आइडिया 1944 में एक नाटक के ऊपर किताब अनारकली को पढ़कर आया था और इसके ऊपर 1928 में एक फ़िल्म भी बनी थी जो मूक फ़िल्म थी। तभी से डायरेक्टर के आसिफ़ ने इस फ़िल्म पे काम करना शुरू कर दिया था। हालाँकि कई लोगों ने उन्हें बोला कि इस पे फ़िल्म बन चुकी है तो इस पे काम करना व्यर्थ है, लेकिन ये न माने। लेकिन इनका कहना था कि मैं इसे अपने ढंग से सोचता हूँ और इसे अपने ढंग से ही बनाऊँगा, क्योंकि हर किसी का कहने का अपना-अपना एक अलग तरीका होता है, एक अलग ज़रिया होता है। मुग़ल-ए-आज़म फ़िल्म जो हम लोगों ने देखी है, उसमें आपने देखा होगा कि मुख्य किरदार में जो अकबर का रोल प्ले किया था वो थे पृथ्वीराज कपूर जी, और सलीम का रोल किया था दिलीप कुमार ने, और अनारकली का रोल किया था मधुबाला ने। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले जब फ़िल्म की स्टार कास्टिंग जब हुई थी, तो उस दौरान अकबर के रोल के लिए उस ज़माने के एक मशहूर अभिनेता चंद्रमोहन हुआ करते थे, उनको फाइनल किया गया था, और सलीम के रोल के लिए डी.के. सप्रू जी को, और अनारकली के रोल के लिए नरगिस को। जो इस फ़िल्म को फ़ाइनेंस कर रहे थे, उनका नाम था सिराज अली, क्योंकि 1947 में भारत का विभाजन हुआ। उसी दौरान इस फ़िल्म के जो फ़ाइनेंसर थे सिराज अली, वो पाकिस्तान चले गए। इस वजह से फ़िल्म का निर्माण रुक गया। भारत विभाजन के बाद जब चीज़ें धीरे-धीरे व्यवस्थित होने लगीं, तो करीब 1952 में डायरेक्टर के आसिफ़ ने इस फ़िल्म को नए तरीके से सोचने का काम शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि फिर से फ़ाइनेंसर कहाँ से लाएँ? उसी दौरान शाहपुर मिस्त्री एक बहुत बड़े बिज़नेस टाइकून हुआ करते थे। उनकी थिएटर में बहुत दिलचस्पी हुआ करती थी। वो अक्सर थिएटर देखने जाया करते थे। तो किसी के माध्यम से वो के आसिफ़ के संपर्क में आए। फिर उनके बारे में बताया गया किस तरह से उन्होंने अपनी फ़िल्म का काम शुरू किया था और किसी वजह से ये फ़िल्म जो है वो रुक गई और फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। तो फिर शाहपुर जी मिस्त्री ने इस फ़िल्म में दिलचस्पी दिखाई और वो फ़ाइनेंस करने के लिए तैयार हो गए। अब के आसिफ़ इस फ़िल्म के लिए जो लीड एक्टर्स थे, उनकी कास्टिंग में वो जुट गए। तो सबसे पहले उन्होंने पृथ्वीराज कपूर जी को अकबर के रोल के लिए कास्ट किया और दुर्गा खोटे जी को जोधा बाई के लिए, क्योंकि 1945 में के आसिफ़ ने एक फुल फ़िल्म डायरेक्ट की थी। उस फ़िल्म में पृथ्वीराज कपूर जी और दुर्गा खोटे ने लीड एक्टर की भूमिका निभाई थी। इसलिए वे एक दूसरे से भली-भाँति से परिचित थे और एक दूसरे के काम को भी भली-भाँति से समझते थे। उसके बाद सलीम के रोल के लिए दिलीप कुमार को कास्ट किया गया और मधुबाला को अनारकली के लिए। लेकिन के आसिफ़ मधुबाला को अनारकली के रोल में कास्ट करने से पहले वह फिर से नरगिस के पास गए थे, लेकिन उन्होंने फ़िल्म करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके बाद वो नूतन के पास गए, तो नूतन ने भी अपने किसी कारणों से उस फ़िल्म को करने से मना कर दिया। फिर वो इस फ़िल्म में सुरैया को लेना चाहते थे, तो किसी कारणवश उनसे भी बात नहीं बन पाई। तो फाइनली फिर मधुबाला को इस फ़िल्म के लिए लॉक किया गया। शुरू में मुग़ल-ए-आज़म फ़िल्म का बजट उतना नहीं था जितना कि ये बढ़ते-बढ़ते करीब 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी, क्योंकि के आसिफ़ जो थे वो इस फ़िल्म को बहुत ही परफेक्शन के साथ बनाना चाहते थे। चाहे वो डायरेक्शन की बात हो, चाहे अभिनेताओं से काम कराने की बात हो, चाहे कॉस्ट्यूम की बात हो, चाहे सेट डिज़ाइनिंग की बात हो, वो एक-एक काम को बहुत ही अव्वल दर्जे के साथ करना चाहते थे। इस तरह से फ़िल्म की शूट जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई, उस तरह से बजट का खर्चा भी बढ़ता गया। इस फ़िल्म का एक गाना जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित रहा, जब प्यार किया तो डरना क्या, इस गाने को फ़िल्माने के लिए जो शीश महल तैयार किया गया था, तो शुरू में क्या है कि वो आर्टिफ़िशियल बनाया जा रहा था, लेकिन के आसिफ़ का मन नहीं मान रहा था। तो इसके लिए उन्होंने फिर से नए सिरे से इस सेट को तैयार करने के लिए सोचा, और जो शीश महल के लिए जो शीशा जो काँच लगे हुए थे, उसके लिए उन्होंने बेल्जियम से काँच मँगवाए थे। तो इस सेट को तैयार करने में करीब 2 साल का वक़्त लग गया, तब जाकर यह शीश महल का जो सेट है वो तैयार हुआ था। तब जाकर यह गाना फ़िल्माया गया, जब प्यार किया तो डरना क्या। और मधुबाला जो जंजीरों में जकड़ी हुई थी, तो उनको सही में असली जंजीरें पहनाई गई थी, जो वज़न में बहुत ज़्यादा था, ताकि वो बहुत ही रियल लगे और बहुत अच्छे से जो अभिनय है वो हो पाए। इससे मधुबाला को काफ़ी तकलीफ़ें भी होती थी शूटिंग के दौरान, लेकिन उन्होंने एक दृढ़ संकल्प के साथ उस सीन को बहुत अच्छे से पूरा किया।
एक एक आर्टिस्ट के कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरी पे भी बहुत अच्छे से काम किया गया था। जो आर्टिस्ट के जो कॉस्ट्यूम्स थे, खासकर प्राइमरी आर्टिस्ट जो लीड एक्टर्स के जो कॉस्ट्यूम्स थे, वो दिल्ली में उनकी सिलाई होती थी और सूरत में उनकी नक्काशी की जाती थी, उनकी कढ़ाई की जाती थी और ज्वेलरी हैदराबाद से मंगाया जाता था और जूते जो है वो आगरा से मंगाए गए थे और उसमें सोने की कढ़ाई की हुई जूते थे। और इसमें आपने देखा होगा कि जोधाबाई जो कृष्ण भगवान की मूर्ति की जो पूजा करती है, वो सचमुच में सोने की मूर्ति जो है उसकी व्यवस्था की गई थी, ताकि एक-एक चीज़ जो है बहुत ही ओरिजिनल लगे, बहुत ही रियल लगे। इसलिए इस फ़िल्म का बजट धीरे-धीरे करके काफ़ी बढ़ गया था। फिर आपने इस फ़िल्म युद्ध का जो सीन देखा होगा, वो करीब 7 मिनट के आस-पास का वो सीन था। उसको फ़िल्माने के लिए 16 कैमरे लगे थे और उस 7 मिनट के सीन के लिए 2 महीने तक शूटिंग चली थी, वो भी राजस्थान में इतनी भीषण गर्मी में। तो इस फ़िल्म को लंबा बनने में एक वजह ये भी रहा कि भारत विभाजन जब हुआ तो उसके कारण फ़िल्म जो है रोकनी पड़ी और फिर क्या है कि फिर नए सिरे से सब कुछ शुरू करना पड़ा और सारी इक्वेशन चेंज हो गई, क्योंकि पहले के हिसाब से फिनांसर कोई और था तो उसके हिसाब से सारा कुछ इमेजिन किया गया था। फिर नए फिनांसर के हिसाब से सारी चीज़ें बदल गई, क्योंकि इंडस्ट्री में देखिए क्या होता है, जो फिनांसर होता है वही करता धरता होता है। तो जो फिनांस कर रहा होता है तो उसकी रुचि के अनुसार सारा कुछ जो है वो इक्वेशन बनाया जाता है, उस हिसाब से इकट्ठा किया जाता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी फ़िल्म की बजट क्या है, कि जो भी बजट हो उसी के हिसाब से आर्टिस्ट को आप लाएँगे। तो नए फिनांसर के साथ पूरा सेटअप ही चेंज हो गया, पूरे नए तरीके से स्टार कास्टिंग से लेकर सारा कुछ बदल गया। और ये फ़िल्म जब लंबा खींचने लगा तो एक वक्त ऐसा भी आया, जो आर्टिस्ट लोग इससे जुड़े हुए थे, चाहे लीड हों या बाकी सेकेंडरी आर्टिस्ट हों, सभी लोगों ने देखा कि कई साल इसमें लग रहे हैं, तो उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो बनवाया था, एग्रीमेंट, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करवा कर अपना मेहनताना बढ़वाने के लिए दबाव डालने लगे और लोगों ने बढ़वाया। तो इस फ़िल्म के जो फिनांसर थे शाहरपुर मिस्त्री जी, तो उन पे काफ़ी दबाव डाला गया। तो वो भी दबाव में आकर एक वक्त ऐसा सोचने लगे कि क्यों ना इस डायरेक्टर को हटाकर किसी नए डायरेक्टर को ले लिया जाए। फिर दिलीप कुमार ने भी उन्हें एडवाइस दिया कि ऐसा ना सोचिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से एक बहुत बड़े फ़िल्म का निर्माण किया जा रहा है, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। फिर इस तरह से उन्होंने फिर अपनी राय बदल दी और दूसरा इसलिए भी उन्होंने अपनी इस राय को बदली कि उन्होंने देखा कि के आसिफ़ जो है, उन्होंने इस फ़िल्म के लिए कोई पैसे भी नहीं लिए थे और बाकी सभी आर्टिस्ट लोग अपना मेहनताना जो है वो बढ़वा चुके थे, लेकिन अभी तक उसी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे। इनके पास अपना कोई घर नहीं था, ये किराए के मकान में अभी तक रहते थे और अपनी कोई कार नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी और ये टैक्सी से ही आया-जाया करते थे। तो इस फ़िल्म के जो फिनांसर थे, बाद में उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि सिर्फ़ एक चीज़ को लेकर मैं दूसरे डायरेक्टर से इनको रिप्लेस नहीं किया, वो थी इनकी ईमानदारी। उनका कहना था कि मैंने सोचा चाहे जो भी हो रहा है, बजट बढ़ रहा है या जो भी, फ़िल्म को बनाने को लेकर इनका जुनून, इनका साहस और इनकी ईमानदारी को लेकर मैं रुक गया। नहीं तो आप सोचिए कि कोई फिनांसर इतने साल तक के लिए क्यों रुकेगा, और उसमें भी जब बजट इतना आपका आगे बढ़ता जा रहा है, भागा जा रहा है। लेकिन के आसिफ़ थे जो बहुत ही जुनूनी थे और उनको रहने, खाने, पीने का कोई होश नहीं था। वो सिर्फ़ अपने काम में डूबे रहते थे। बस उनको था कि जो भी उन्होंने विजुअलाइज़ किया था, जो उनका विज़न था, बस उसको उस तरीके से, उस रूप में उसे देखना चाहते थे। इसलिए उसको उस क्वालिटी के हिसाब से, उस परफ़ेक्शन के हिसाब से वो काम कर रहे थे और उन्होंने वो कर भी दिखाया। ये फ़िल्म 5 अगस्त 1960 को रिलीज़ हुई थी और ये फ़िल्म मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में रिलीज़ हुई थी और कहा जाता है कि उस समय करीब 1 लाख लोगों की भीड़ थी उस फ़िल्म को देखने के लिए। लोग 4-4, 5-5 दिन पहले से ही अपना खाने-पीने की व्यवस्था लेकर वहाँ पे सब सोए रहते थे। मतलब इतनी टिकट की मारामारी थी और इसका क्रेज़ करीब 15 सालों तक चला। इस फ़िल्म के डायरेक्टर के आसिफ़ ने बहुत कोई ज़्यादा फ़िल्में डायरेक्ट नहीं की थी। सिर्फ़ 2 ही फ़िल्मों का उन्होंने निर्देशन किया था। एक फूल का जो 1945 में रिलीज़ हुई थी और दूसरी मुग़ल-ए-आज़म की। और इन्होंने कोई फ़िल्म मेकिंग सीखी नहीं थी, लेकिन इनका विज़न इतना बड़ा था कि ये सबसे बड़े डायरेक्टरों में शुमार हो गए और इनका नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया। दोस्तों, यह था वीडियो एक जुनूनी और साहसी फ़िल्म मेकर के आसिफ़ के बारे में, जिन्होंने एक कल्ट क्लासिक ऐतिहासिक फ़िल्म मुग़ल-ए-आज़म बनाई थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मुग़ल-ए-आज़म फ़िल्म के बारे में जो भी रोचक जानकारी आपसे साझा किया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।